वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की तरफ देखें तो आज खुले तो हम मजबूत थे, लेकिन उसके बाद एक बाउट ऑफ सेलिंग हमको देखने को मिला ऊपरी स्तरों से। और इस समय हम निफ्टी की बात करें तो 24,305 के आसपास का स्तर देखने को मिल रहा है। 22 पॉइंट्स की गिरावट है और सेंसेक्स में करीबन 6 अंक की गिरावट है। बैंक निफ्टी में 105 अंकों की गिरावट इस समय है, यानी कि कुछ रेंज बाउंड मूवमेंट ही कहेंगे, पर ऊपर के लेवल से हमने बिकवाली तो ज़रूर देखी है। क्लियर इंडिकेशन ऑन द चार्ट्स दैट यू सी। मॉर्निंग ओपनिंग वाज गुड, बट उसके बाद एक सेल ऑफ देखने को मिला। इंडिया विक्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया विक्स में तेज़ उछाल 3% का उछाल एक बार फिर देखने को मिला। 17.5 के आसपास है, तो ये कुछ ठीक संकेत नहीं लग रहे। यहाँ से बाजार की दिशा क्या रह सकती है और आपको किन स्टॉक्स किन सेक्टर्स पर रखनी होगी नज़र, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मिस्टर रोहन मेहता, ही CEO एंड फंड मैनेजर एट टर्टल वेल्थ, एंड मिस्टर प्रदीप हल्दर, ही CEO एट PHT कैपिटल। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ मेरी सहयोगी मोहिनी भी इस कार्यक्रम में शामिल है। सो लेट मी स्टार्ट विद रोहन सर। रोहन सर, वेरी गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम। रोहन सर, ऐसे बाजार में करना क्या चाहिए? बिकॉज वी सॉ अ गुड रिकवरी, good 2,500 points recovery from the bottom that we recently made. उसके बाद अब हम कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहे हैं। एक रेंज है 24,000 से 24,500 के बीच का। इसी दायरे में रहना है या फिर आपको लगता है कि कुछ ब्रेकआउट या ऊपर या नीचे की तरफ होना चाहिए? गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखो, इसमें मार्केट में जो करेक्शन आया, हम 26,000 से 26,000 समवेयर अराउंड से वी सॉ नियरली अबाउट 22,000 ऑफ अ रेंज। उसमें दो बहुत बड़ी बात हुई, तीन बड़ी बात हुई। एक तो एफआईआई का कंसिस्टेंटली सेलिंग इज इक्वल टू द पुअर क्वार्टर नंबर्स। हमने तीन लगातार क्वार्टर्स हमको मिले कंपैरेटिवली, तो हमने एक्सपेक्ट किए थे। सेकंड ऑफ कोर्स ट्रेड वॉर्स हमने देखे जो ट्रम्प यूएस से हुए। एंड थर्ड इज दैट कि हमको अटैक हुए जो अभी जो रिसेंट चीज है। तो करेक्ट। क्या हुआ है, मार्केट ने अभी रिकवर किया है। मार्केट ने जो मार्केट का फंडामेंटल पॉइंट है वो है अर्निंग्स। जी। अर्निंग्स बिना कुछ भी नहीं हो सकता, ये सब करेक्ट। हम बात कर सकते हैं। अभी तक की कोई भी सीजनल मार्केट में, सीजनल स्टॉक में मैं 750 कंपनीज की बात कर रहा हूँ, जी। एक भी कंपनी में अर्निंग सरप्राइज नहीं आया है इतना। करेक्ट। तो दैट इटसेल्फ मीन्स कि ये तेजी सस्टेन होने के लिए हमको आइधर दो चीज हो सकती है। आइधर ऐसी कंपनीज जैसे रिलायंस जैसी कंपनीज जो चली ही नहीं है, उसमें एक टर्न अराउंड आ जाए तो भाई मार्केट में वो सपोर्ट सिस्टम करके आगे कर सकती है। जी। और या तो फिर हमारे पास एवरेज नंबर्स अच्छा है। जो अभी नंबर्स तो अभी चालू है, तो अभी कोई कमेंट करना कोई राइट नाउ इट इज नॉट द वैलिड पॉइंट, करेक्ट। बट दिस इज व्हाट वी हैव फेल्ट। ऑल्सो इफ यू सी, ओवरऑल मार्केट ब्रॉडर सेगमेंट पे बढ़ा है। अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप में जो करेक्शन आया था वो तकरीबन 10-20% ऊपर आया है, पर अभी भी ये जो गैप बहुत बड़ा था वो अभी भी क्लियर गैप हुआ नहीं है कोई भी लेवल पे। सो अर्निंग्स विल बी सीन वेरी क्लियरली, बट या वी विल नॉट shy out to tell three sectors which are very interesting: BFSI/NBFC। तो BFSI में ही आ गया, पर NBFC फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। सेकंड इज chemicals, specifically agrochemicals, and third we are seeing last 2-3 days traction into defense। और ओके। डिफेंस के लिए बहुत सिंपल है, डिफेंस क्यों आया, बिकॉज ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि वॉर होगा, तो सब कंपनीज के प्रोडक्ट्स हमको ज्यादा लेना पड़ेगा। तो ये तीन सेक्टर्स वी आर लुकिंग एट इट। बाकी अभी भी ऐसा कोई मार्केट में कोई ऑल टाइम हाई हो जाए या हम 26,000 पहुंच जाए, ऐसी कोई फंडामेंटल सिचुएशन क्रिएशन नहीं हुई है। जी। प्रदीप, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। प्रदीप, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? निफ्टी तो है अपनी बड़े ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल के आसपास 24,300 के ऊपर इस समय, उसको डिफेंड करते हुए क्या डिफेंड कर पाएगा? या मैम देखिए, मुझे जो अभी लगता है जो 24,000 के ऊपर मार्केट अभी सरवाइव कर रहा है बेसिकली। बहुत ही लास्ट टाइम हमने देखा क्या कि 23,800 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। जी। तो बेसिकली अगर हम एक बार देखेंगे, जब तक मार्केट एक लंबा हाई लगाया था उस टाइम पे, अगर उस टाइम से एक बार देखते हैं कि उसके बाद हमने पहले ही एक्चुअली बहुत अलग अलग शोज में बता दिया था कि मार्केट नीचे आने वाला है, क्योंकि ओके। लगातार जो 3-4 साल से मार्केट में मोमेंटम तेजी था। और आपने देखा ही होगा कि हर 3 से 4 साल में कुछ ना कुछ नेगेटिव ऐसे सेंटिमेंट
आ ही जाता है, इवेंट्स कुछ ना कुछ हो ही जाता है। जी। तो मुझे लगता है मार्केट ने एक शॉर्ट टर्म में ना बॉटम बनाया, जो कि है 21,800 के जोन पे। ओके। अगर आप इलेक्शन डे का भी लो देखेंगे, बेसिकली 21,300 से लेके 21,400 का एक लेवल था। तो बेसिकली ऐसा एक्सपेक्टेशन ही था कि एक बार गैप फिल अप करने में डेफिनेटली आ सकता है। तो 21,800 एक जोन था, तो जहाँ पे मार्केट ने एक अच्छे तरीके से सपोर्ट लिया। और ये जो टैरिफ को लेके चल रहा था, एंड जो रिसेंटली रेड कार्ड भी हुआ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में अगर मार्केट कुछ ऐसा अनप्रिडिक्टेड चीज मार्केट में नहीं होगा कि मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ आ जाए मार्केट में जो हमको पता नहीं है, और सेकंड यूएस में अगर कुछ डिसीजंस वगैरह नहीं आएंगे, तो फिर मुझे लगता है मार्केट शॉर्ट टर्म में एक बेस बना लिया है। अब लास्ट 2 दिन का अगर आप देखेंगे, निफ्टी का क्लोजिंग 24,800 के आसपास एंड 24,850 के आसपास एक रेजिस्टेंस बनाया। ओके। तो बेसिकली अगर आप अभी वीक्स को भी आज देखेंगे कि थोड़ा अभी तो आज वॉलेटिलिटी ज्यादा है, और लगातार लास्ट 3 से 4 दिन 5 दिन एफआईआई बाइंग भी कर रहा है। जी। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, अगर आप लास्ट 20 इयर्स का निफ्टी का डेटा देखेंगे, जो कि 2015 के बाद बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ। आप 2011 में एक बार देखेंगे कि मार्केट ऑलमोस्ट 24% नेगेटिव रिटर्न दिया था ईयर टू ईयर बेसिस। उसके बाद 2015 में एक बार दिया था ऑलमोस्ट 4% के आसपास नेगेटिव रिटर्न। उसके अलावा कभी भी मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न ईयर टू ईयर नहीं दिया। आप लास्ट ईयर देख लीजिए, इनफैक्ट कोविड में भी हमने देखा ईयर टू ईयर जाके मार्केट ने पॉजिटिव भी रिटर्न दिया। और जो G20 पहले नहीं होता था, अभी हो रहा है, और रिसेंटली जो रेड कार्ड हुआ, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है मार्केट का जो आप स्मॉल कैप मिड कैप देखेंगे, या निफ्टी ऑलमोस्ट 16% नीचे आया था, उसके बाद निफ्टी ने भी रिकवर किया। स्मॉल कैप देखेंगे, स्मॉल कैप में भी ऑलमोस्ट देखेंगे 26% का करेक्शन था, वहां से भी ऑलमोस्ट 45-50% रिकवर हुआ है रिसेंटली। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मार्केट ने शॉर्ट टर्म में बेस बना लिया है। ऐसा अगर कुछ बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम नहीं होगा, तो मार्केट यहाँ पे ही रेंज बाउंड रहने वाला है। उस केस में मुझे लगता है अभी फिलहाल जो निफ्टी का प्राइस है 24,300-400 के आसपास जो चल रहा है, मुझे लगता है एक बार 24,800 तक जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के एक बार 24,000 सपोर्ट पे रहेंगे। अगर 24,000 ब्रेक होता है, उस केस में एक बार खराब होगा। करेक्ट। गुड आफ्टरनून रोहित सर, माफ़ कीजिएगा रोहन सर। रोहन सर, आपने एक फैक्टर बताया एफआईआईज, जिसकी वजह से मार्केट में हमने जो सेलिंग देखी वो देखने को मिली। ऐसे में एफआईआईज की वापसी के क्या ट्रिगर्स देख रहे हैं अब आप? अब क्या ऐसा होगा जिससे कि एफआईआईज वापस आ सकते हैं हमारे मार्केट में? जब ट्रम्प का न्यूज़ हुआ था, तब हमने एक रिपोर्ट निकाला था कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर इंडिया, और उसमें हमने क्लियरली एक बात की थी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो इंडिया में हम 2 क्वार्टर से लगातार बात करते रहते हैं हमारे टीम में कि एफआई क्यों इंडिया में आएगा। अगर आप वर्ल्ड में देखो तो यूएस डॉलर टर्म्स में यूएस मार्केट इन 10 years हैव डन मोर बेटर देन इंडियन मार्केट्स। तो क्यों इंडिया में आएगा? बिकॉज इंडिया में रिस्क ज़्यादा है, यूएस में रिस्क तकरीबन कम है, रिटर्न्स भी मोटा मोटी सेम है, तो क्यों आएगा? तो इंडिया में आने के लिए उसकी 4 प्रोबेबिलिटी है। और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड मार्केट में 65% यूएस कंट्रोल करती है, 3.7 ही इंडिया क्रिएट करती है। तो हमको जो थोड़ा भ्रम है कि इंडिया ये है वो है, हम सिर्फ 3.7% ही है। सेकंड चाइना है, फिर हांगकांग है, फिर हम है, तो फोर्थ जापान है, और हम है, सॉरी फिफ्थ है। तो अगर इंडिया को एफआई को इंडिया में आना है तो 3-4 सेगमेंट है, 5 की बात करते हैं हम। कि एक तो ये है कि अगर इन यूएस अंडर परफॉर्म करे इंडिया से, सेकंड यूएस डॉलर अंडर परफॉर्म करे इंडियन रुपी से, थर्ड हम चाइना से बेटर हो जाए कोई भी डेमोग्राफिक पॉइंट से, जो ये टेरिफ वॉर में इसीलिए इंडिया को अनड्यू एडवांटेज मिल रहा है, और फोर्थ ये है कि अगर हम तकरीबन कम गिरे कंपेरेटिवली वर्ल्ड मार्केट से। सो हमारा यहाँ पे फाइट इज नॉट मोर विथ यूएस मार्केट्स, रेदर द फाइट इज मोर विथ चाइना एंड अदर पॉइंट। तो अगर हम 10 नियरली अबाउट 15% जो वर्ल्ड मार्केट दूसरा है टॉप 5 इकोनॉमी में, अगर हम उसमें भी 2-3% सीज कर लेते हैं, तो एफआईआई कैन कम वेरी मच इजीली टू इंडिया। So we are feeling that ये tariff and anything back to China is exceptionally positive for India. So that is the only way. As such, बाकी मैं आपको honestly बताऊं, क्या होता है कि जैसे हम जैसे
गोल्ड में थोड़ा अंश रखते हैं, एफडी में थोड़ा अंश रखते हैं। एफआई के टोटल ग्लोबल पोर्टफोलियो में थोड़ा अंश इंडिया है, इतना बड़ा अंश नहीं है। थोड़ा ज्यादा लाने के लिए इंडिया के पास अनड्यू एडवांटेज ये हो सकता है। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून प्रदीप। कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। एक तो जोमेटो आज गेनर्स में शामिल है और दूसरा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी शामिल है गेनर्स में, और इसमें हमने कल भी देखा था कि इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी और आज भी ये टॉप गेनर में सबसे पहले नंबर की लिस्ट में है। तो ये कैसे लगते हैं आपको चार्ट्स पर? देखिए जोमेटो बेसिकली अभी 230 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है कि 200 के आसपास एक बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट है। लास्ट टाइम भी हमने देखा कि 202 205 के आसपास मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है, तो अभी 230 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है, जब जोमेटो का आईपीओ आया था उसके बाद जोमेटो चला नहीं, बाद में जोमेटो तो 60-70 रुपीज़ तक भी आ गया था। उस टाइम पे राकेश झुंझुनवाला जी ने एक बात बोला था कि जोमेटो नहीं चलेंगे, उसके बाद नीचे भी आया, बाद में पूरा रिकवरी, उसके बाद 300 के आसपास एक बार ऑल टाइम हाई भी मेंटेन किया। तो अभी मार्केट जो नीचे आया है इसके करेक्शन के चलते अभी नीचे आया था जोमेटो, 200 के आसपास एक अच्छे बढ़िया बेस बनाया। मुझे लगता है कि अभी जो 230 के आसपास चल रहा है एक रेसिस्टेंस है 240 के आसपास। कमिंग डेज में जोमेटो का रिसेंटली जो बुक वैल्यू भी है मैंने स्टडी किया, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट यहाँ से मिनिमम 30 से 40% अपसाइड जोमेटो को मैं देखता हूँ विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 200। एंड देखिए बेल पे मुझे लगता है कि डिफेंस अभी जिस तरीके से भाग रहा है, और जैसे कि हमने देखा कि अभी वो एक वार सिचुएशन है, अभी ऑल टाइम हाई के आसपास भी बेल आ चुका है। सो बेसिकली 318 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है पहला टारगेट यहाँ पे 340 का होना चाहिए एंड सेकंड टारगेट यहाँ पे 380, क्योंकि देखिए डिफेंस एक ऐसा सेगमेंट है जो कि इंडिया बिलीव करता है कि नहीं, अगर कुछ भी होगा इंडियन आर्मी एंड बीएसएफ के ऊपर हम भरोसा करते हैं। अब हेल को देख लीजिए, बेल को देख लीजिए, तो ये सारे काउंटर जो है, हमारे एक मंत्री था बहुत ही भ्रष्ट था, उसका नाम ही तो सारे जो काउंटर है बेसिकली लास्ट बहुत दिनों से ही चल रहा है। अब रिसेंटली जो मार्केट एक मोमेंटम में था उसके बाद जाके मार्केट में अभी एक बढ़िया से मोमेंटम आ रहा है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट 340 का टारगेट के लिए हम बीएल को यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। रोहन सर, यूएस में रिसेशन की बातें हम सुनते हैं, लेकिन जिस हिसाब से टैरिफ्स अनफोल्ड हो रहे हैं और रोज़ एक नई अनाउंसमेंट आती है ऑफ गेटिंग लीनियंट ऑन टैरिफ्स, आपको लगता है कि रिसेशन ना होके वहाँ पे अब हमको सॉफ्ट लैंडिंग या स्लो डाउन की बातें ज़्यादा करनी चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो व्हाट इज़ द इम्पैक्ट दैट यू फील ऑन इमर्जिंग मार्केट्स? नहीं, दो हिसाब से रिसेशन है कि एक तो उसकी लोकल डिमांड पे रिसेशन की बातें है, ज़्यादातर वहाँ पे परचेजिंग पावर कम हो रहा है, जॉब्स निकल रहे हैं। तो अगर वो हो रहा है तो इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है, बिकॉज इंडिया इज मोर ऑन द डेवलपिंग साइड ऑफ द इकोनॉमी। सो आई थिंक सो एनीथिंग गोज रॉन्ग ऑन द वर्ल्ड देन ओनली इंडिया गेट्स अ प्रॉब्लम। इंडिविजुअल कंट्री में देखो आप, we have to understand that 3.7 से अगर हमको 6% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी माने तो ही हम what we are seeing a market of 30-40,000 निफ्टी तो ही आ सकता है, बाकी कोई मतलब ही नहीं है। जी। तो अगर आना है तो कहीं ना कहीं कुछ ना किसी को गलत खराब होना पड़ेगा, और या तो हम बहुत बेहतरीन हो जाए, जो चांसेस ये क्वार्टर नंबर से कुछ लग नहीं रहे इतने, या तो कोई खराब हो जाए, तो वो ही हो सकता है। तो दैट इज वेयर आई फील दैट इंडिया यूएस का रिसेशन, ये यूएस का रिसेशन मैं आपको बताऊं 2011 से मैं सुन रहा हूँ जी, यूएस में that's रिसेशन what. है, यूएस में रिसेशन है, That's यूएस में what. रिसेशन है। यूएस में कभी रिसेशन ही नहीं आता है, मीन्स आप वहां पे देखो तो वहां पे कुछ है ही नहीं, ये तो बातें हैं, पर वी कैन नॉट कम आउट ऑफ द पॉइंट कि वो नहीं आ सकता है, पर आएगा तो आई थिंक सो एनीवेयर इट कुड बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। And what's your take on IT space based on this? आईटी स्पेस स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट्स के लिए आईटी दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक सर्विसेज है और एक प्रोडक्ट बेस है। जी। तो सर्विसेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी वैल्यूएशन थोड़ा हैवी भी है, और कुछ ऐसा कोई ट्रिगर नहीं मिल रहा है जहाँ पे बहुत बड़ा पॉजिटिविटी आ सकता है। पर यस, प्रोडक्ट बेस्ड आईटी कंपनीज जो हमको अच्छी भी लग रही है, हम बहुत क्लोजली देख भी रहे हैं, बिकॉज वहां पे डिपेंडेंसी इज ऑन इंडियन डेमोग्राफिक्स मोर देन द यूएस मार्केट्स। तो जो कंपनी का इंडियन मार्केट्स में ज्यादा डिपेंडेंसी है, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस इन आईटी कंपनीज। रिलायंस आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे चार्ट्स पे? क्योंकि अगर हम देखें तो 2 दिन में ही एक काफ़ी अच्छा मूव हमने रिलायंस के स्टॉक में देखा है, आज भी करीबन 2.5% ऊपर कामकाज करते हुए। प्रदीप, रिलायंस पे क्या करना है?
देखिए रिलायंस जैसे ही ना 1300 के ऊपर आया, रिलायंस में एक ब्रेकआउट आ चुका है और कहीं ना कहीं मार्केट को भी ड्राइव कर रहा है रिलायंस ही। सो बेसिकली अभी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 1470 से पहले तो मुझे नहीं दिखता है चार्ट में, तो एक बार ये जो रैली आया है यहाँ पे फॉलो अप बाइंग होना चाहिए। और अगर हम लास्ट भी देखेंगे कि 1130 और 1150 के जोन में ऑलमोस्ट 4 टाइम बाउंस बैक किया, एक बॉटम बना है, तो इस बार भी सेम हुआ है। जी। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 1550 से 1580 का एक जोन है, बहुत जल्दी आते हुए यहाँ पे दिखेंगे। ओके। रोहन सर, कंजम्पशन स्पेस को कैसे देख रहे हैं? जैसे कि लिक्विडिटी को बूस्ट मिल रहा है इंडिया में, उस हिसाब से अभी जो हमने Q4 की अर्निंग्स देखी, तो इसके बाद अप्रैल से हमारी वो सब शुरू हुआ जो इस बार के बजट में डिसाइड हुआ था, 12 लाख की इनकम। इसके अलावा RBI ने रेट कट्स भी किए और आगे भी कहा जा रहा है कि रेट कट्स हो सकते हैं। तो ऐसे में इस हिसाब से जो उसका इम्पैक्ट है, क्या वो हमें अभी देखने को मिलेगा या हमें और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए? देखो, कमिंग टू कंजम्पशन स्पेस इंडिया में बहुत ब्रॉड है, तो कोई इंडिविजुअल लेवल पे बात करना बहुत टफ है। पर कंजम्पशन ओवरऑल हैज बीन द बिगेस्ट बैकबोन ऑफ इंडिया, एंड बाय दिस टैक्स सेविंग और बेटर होता जाएगा, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। पर अभी कोई सेक्टर, कोई जोन ऐसा नहीं दिख रहा है कि बिकॉज ऑफ कंजम्पशन स्पेस उसको डायरेक्टली एक्सेप्शनल बेनिफिट्स हो सकता है। देखो, ओवरऑल सबको थोड़ा 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 जाएगा, पर अगर कोई एक कंपनी को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, दैट कुड बी एफएमसीजी, दैट कुड बी कंज्यूमर स्टेपल्स, दैट कुड बी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बहुत सारा कंजम्पशन में आ सकता है, पर ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव बट नॉट वेरी स्पेसिफिक कंपनी टू इन्वेस्ट इन। बिल्कुल सर। प्रदीप, दो स्टॉक्स को देखेंगे, इनके आज रिजल्ट्स हैं, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। कैसे लग रहे हैं ये? क्या इनमें कोई ऐसा मूव देखने को मिल सकता है जैसे कल हमने अल्ट्राटेक सीमेंट में बिफोर रिजल्ट्स देखा था? देखिए बजाज फाइनेंस अगर हम देखेंगे, बजाज फाइनेंस जो रिसेंटली एक लो लगाया था ऑलमोस्ट 7,800, उसके बाद हमने देखा कि 8,000 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट आया, और अभी तो रिजल्ट भी है इसलिए थोड़ा वोलेटाइल भी है स्टॉक काउंटर, तो पर्टिकुलर एक रेंज बाउंड ट्रेड में था कुछ दिनों से। 8,200 के ऊपर जैसे ब्रेकआउट आया, हमने देखा ऑलमोस्ट 9,650 का हाई लगाया, अभी 9,000 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये वॉलेटिलिटी जो है कंटिन्यू रहेंगे, और जो फाइनेंस और बैंकिंग स्टॉक में जो एक मोमेंटम आ रहा है, इसके चलते नेक्स्ट रैली हो सकता है, लेकिन फिलहाल इस जोन पे मुझे नहीं लगता कि बाई करना सही होगा। मुझे लगता है एक बार रीटेस्ट का हाई पॉसिबिलिटीज है 8,700 8,800 के जोन पे, मतलब यहाँ से भी और 300 से 400 पॉइंट का मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस नीचे आना चाहिए। उस केस में एक बार हमें अगर कोई भी ऐड करना चाहता है तो उस टाइम पे बेटर ऑप्शन रहेगा। और बजाज फिनसर्व, देखिए बजाज फिनसर्व रिसेंटली पैराबोलिक पैटर्न बनाया, उसके बाद जो रिसेंटली एक मोरूबुजू पैटर्न चार्ट में वीकली बेसिस पे मेंटेन किया, और अभी बेसिकली 100 एंड 200 डीएमए के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, सस्टेन भी कर रहा है, और लास्ट टाइम का जो 2000 के ऊपर एक रेजिस्टेंस था उसके ऊपर भी अभी आ चुका है। तो 2050 के ऊपर जो अभी सस्टेन कर रहा है, मुझे लगता है कि बजाज फिनसर्व यहाँ से लॉन्ग करना चाहिए। नेक्स्ट अगर किसी का 4 से 5 महीने का व्यू हो, मुझे लगता है यहाँ से फ्रेश 15 to 20% आप मूव मैं बजाज फाइनेंस में फिनसर्व में दिखता हूँ। बजाज फाइनेंस की जो बोर्ड की बैठक है आज, जहाँ पे अर्निंग्स पे भी बातचीत की जाएगी, जो अनाउंसमेंट्स होगी, और साथ साथ में ही इंटरिम डिविडेंड, बोनस स्प्लिट पे भी बोर्ड जो है वो अपना फैसला सुना सकता है, और कीनली मार्केट जो है इसको अवेट कर रहा है। और उसके बाद जब बोनस इशू की बात आती है तो स्टॉक में काफ़ी अच्छा एक हमने मूव पहले ही देख चुके हैं। अब देखना ये होगा कि अर्निंग्स कैसी आती है, क्या इस प्राइस पे इस स्टॉक को सपोर्ट मिलता है या नहीं। रोहन सर, इस समय कंफर्ट आपको कहाँ दिख रहा है? आर यू कंफर्टेबल इन दिस मार्केट्स? अगर कंफर्ट है तो कहाँ है? और दूसरा, अभी आप कितने कैश पे बैठे हुए हैं? एनीथिंग दैट यू हैव नॉट इन्वेस्टेड, स्टिल ऑन कैश वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी? या बहुत सारा कैश पे है। हम तकरीबन अभी भी 50% नए पोर्टफोलियोज में कैश में ही है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी इतनी हमको लगी नहीं रही है। सामने आप बोल रहे हो कि कहाँ पे कंफर्ट है, देखो हमारा स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी इज दैट ग्रोथ इन्वेस्टिंग इज ओनली द कंफर्ट। सो मैंने जैसे ही बोला, जो सेक्टर जैसे एनबीएफसी स्लैश बीएफएसआई, डिफेंस इज लुकिंग इंटरेस्टिंग अभी देख रहे हैं हम, और केमिकल एग्रोस, ये दो जगह पे थिंग्स आर लुकिंग विच इज बिट इंटरेस्टिंग। बाकी रेस्ट हम देख रहे हैं कि रिजल्ट कैसे पैन आउट हुए, तो इट्स वेरी अर्ली टू से टू दिस। पर अभी हम बहुत कंफर्टेबल है, जब तक हमको रिजल्ट अच्छे नहीं आए तब तक हमको नया निवेश नहीं करना है। बिकॉज क्या होगा कि ये एक रिलीफ रैली हर एक मार्केट में, आई एम श्योर प्रदीप भाई विल टेल बेटर देन मी इन टेक्निकल्स,
बट हर एक मार्केट में क्या होता है कि एक बड़ा शार्प फॉल के बाद एक रिलीफ रैली आती है, और करेक्ट। रिलीफ रैली के बाद एक एक एल शेप मार्केट हो जाती है। तो मार्केट गिरती है, बढ़ती है, फिर एल शेप हो जाती है। तो एल शेप में इट्स वेरी टफ टू मेक मनी, विच वी फील राइट नाउ दैट इट इज नॉट वेरी इजी। क्योंकि अगर तेजी होती तो स्टॉक्स रिएक्ट करते। देखो करेक्ट। तेजी का एक मैं आपको सिग्नल बताता हूँ। जी। जब इंडेक्स ज्यादा चलता है और स्टॉक्स कम चलते हैं तो वो जनरल बहुत बड़ी तेजी नहीं होती है। पर जहाँ पे इंडेक्स कम होता है और स्टॉक्स बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वो रियल स्ट्रॉन्ग तेजी होती है। तो आपने अगर देखा हो कि 22,000 से 24,500 में स्टॉक इतने कुछ कुछ ऐसा कुछ ग्रेट नहीं हुआ है कि जहाँ पे बिल्कुल। स्टॉक अप हो गए, ओ माय गॉड क्या स्टॉक बढ़ गए हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे वो जो तेजी है वो एक सेक्युलर तेजी आई है। पर हमको देखना पड़ेगा कि इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे क्या मार्केट हो सकता है। सो जो कैश पे आप इस समय है, क्या आपको लगता है कि इट इज़ अ टाइम टू गेट इनटू सम फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज? इट्स अ बेटर ऑप्शन? हाँ, हम तो कैश को दो जगह पे डिवाइड ज्यादातर करते हैं अभी। 80% कैश हम बाय कर रहे हैं, ऑफ कोर्स लिक्विड फंड्स, बिकॉज हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वही लिक्विड फंड हो गया। और सेकंड हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ऑन टू द पॉइंट ऑफ सिल्वर। हमको अभी भी लग रहा है कि सिल्वर ओके। इज मच मोर वैल्यू फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years ओके। कंपैरिजन टू इंडियन इक्विटीज ऑल्सो। सो सिल्वर Is और लिक्विड के बीच में वी आर डिवाइडिंग द फंड। it the industrial demand which is making you feel so? Yeah, so silver has been silver का तकरीबन 56% of the use is for industrial, 22 is for the ornaments और ये dishes वगैरह, rest 22 is for investment, और 5-6% जो है वो तकरीबन फार्मा में यूज होता है, दवाइयाँ में यूज होता है। Okay. और आज की डेट में सबसे वैल्यूएबल कोई अगर चीज मिल रही है तो सिल्वर है। अभी भी वो अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर है, यूएस करेंसी के बाद से बात कर रहा हूँ। जी। इंडिया में 2011 में 73,000 का हाई था, आज भी 95,000 है। करेक्ट। और गोल्ड के सामने इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट करेंसी विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। सो सिल्वर ऐसा जो हमने 2018 में कॉल स्टार्टेड टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, तभी भी हमारा यही पॉइंट था, मे बी 1-2 years थिंग्स विल नॉट वर्क, but coming for 2 to 3 years it would do good. But here we don't expect silver to go double, we expect silver to do at least 3x from here in next 5 years. ओके प्रदीप, सीमेंट स्टॉक्स को देखिएगा। अल्ट्राटेक के कल नतीजे आए, नतीजे अच्छे रहे। आई मीन डिसेंट क्वार्टर, इनलाइन क्वार्टर था, और एक्सपेंशन पे और ऑन कॉस्ट कटिंग मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है। उसके बाद हमें एक अच्छा मोमेंटम भी देखा था कल। आज थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट के भी नतीजे आज हैं, और उसमें भी एक अच्छा मूव हम देख चुके हैं। तो सीमेंट एज अ पैक आपको कैसा लगता है? एनी स्टॉक्स दैट यू आर ट्रैकिंग इन दिस स्पेस? देखिए मैम, सीमेंट स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, और अल्ट्राटेक सीमेंट का रिजल्ट एक्चुअली मार्केट सही से नहीं लिया है, और मार्केट को लगता है कि कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन था, जी। तो जो एक्सपेक्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसीलिए आज हम थोड़ा नीचे देख रहे हैं। देखिए अल्ट्राटेक का फंडामेंटल जबरदस्त है, 3,50,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आप देखेंगे कि लास्ट ईयर भी जो प्रॉफिट इन लोगों ने पोस्ट किया था 6,050 करोड़ के आसपास इन लोगों ने प्रॉफिट पोस्ट किया था। प्रोमोटर होल्डिंग भी बढ़िया है, 59% के आसपास है। अगर हम टेक्निकली चार्ट में अभी बात करेंगे, देखिए जो टेक्निकल चार्ट है बेसिकली अभी 11,830 के आसपास चल रहा है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार फिर से रीटेस्ट हो सकता है। जो लास्ट टाइम का जो सपोर्ट था ऑलमोस्ट 10,800 से लेके 11,000 का जोन, मतलब यहाँ से भी फ्रेश 800 से 700 पॉइंट का करेक्शन मैं देखता हूँ। उस केस में देखिए लॉन्ग टर्म में कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शॉर्ट टाइम फ्रेम में मुझे लगता है कि 2 से 3 महीना अगर आप एक बार होल्ड करके जाते हो, उस टाइम में आप अच्छा वैल्यूएशन आपको मिलता है। और अंबुजा सीमेंट आपको पता ही है, जब अदानी जी का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन हुआ था, उसके बाद जैसे ही बेसिकली अदानी मींस वॉलेटिलिटी, तो अंबुजा सीमेंट में जैसे ही स्टेक आया, उसके बाद हमने देखा कि ऑल टाइम जो हाई था ऑलमोस्ट 695 से नीचे आ गया था। अभी 450 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है एक अच्छा वैल्यूएशन मिल सकता है यहाँ से भी। अगर 60-70 पॉइंट नीचे अगर कभी भी मिले हमें, तो उस टाइम पे बेटर हो सकता है। क्योंकि देखिए मार्केट, जैसे कि सर भी बता रहे थे कि डेफिनेटली मार्केट तो चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वो कैश में बैठा हुआ है। मेरा भी ऐसा ही मानना है। मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग, इफ योर परमिशन अगर आपका है, तो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। प्लीज करिएगा। देखिए लास्ट
टाइम जब क्रैश आया था मार्केट में, हर क्रैशेस में एक फेस रहता है, एक टाइम रहता है। जब 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उस टाइम में मार्केट को 2 साल 4 महीना लगा रिकवर करने में। उस टाइम पे मार्केट 54% नीचे गिर गया था। जब बबल .com बबल हुआ था उस टाइम पे 2000 में, उस टाइम पे भी मार्केट को 2 साल 4 महीना लगा। देखिए जब कोविड-19 का क्रैश हुआ 2020 में, हमने देखा उस टाइम पे अप्रोक्स 38% मार्केट नीचे हुआ। उस बार भी 8 मंथ लग गया था मार्केट को रिकवरी करने में। सो 2008 में भी अगर हम देखेंगे कि लेमन एंड ब्रदर क्राइसिस, उस टाइम पे भी मार्केट को 1 साल 4 महीना लग गया था। और अभी तो मैम ओनली फॉर 5 मंथ्स ही हुआ है। सो टेक्निकली अभी वेट एंड वॉच करने वाला सिचुएशन है। आई बिलीव, मैं भी चाहता हूं कि मार्केट ऊपर आए, लेकिन इतना तेजी में जो अभी आ गया है एक हफ्ते में 21,800 से 24,000, मैं ये नहीं चाहता हूँ। थोड़ा मार्केट को टाइम करेक्शन चाहिए अभी। बहुत बहुत सारी गैप्स बन गई है और ये माना जाता है टेक्निकल पार्लांस में कि वो गैप्स फिल करने के लिए मार्केट ज़रूर आती है। तो अगर वो गैप्स फिल करने को आती है तो तब तो मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। यस मोहिनी। बिल्कुल। रोहन सर, आईपीओ मार्केट को कैसा देख रहे हैं इस साल? पिछले साल तो बहुत बूम देखा हमने, इस साल कोई बड़े आईपीओ अब ऐसे नहीं देखे हमने, लेकिन अभी एथर का आईपीओ खुला हुआ है। तो आईपीओ मार्केट में क्या इस साल भी वो एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं जो पिछले साल हमने देखा था? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि आईपीओ ये पॉइंट पे आएगा। इतने सारे जो डीआरएचपी फाइल हो गए हैं वो देखेंगे कि क्या कर सकते हैं, बिकॉज देखो आईपीओ कोई मीन्स आ सकते हैं। तो जो अभी आईपीओ आते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ होंगे, बिकॉज वो कोई मैड वैल्यूएशंस पे नहीं आएंगे, वो डिसेंट वैल्यूएशंस पे आएंगे। और आप 15-20 साल का हमने रिसर्च किया था कि जब तेजी के आईपीओज आते हैं वो इतना वेल्थ क्रिएशन नहीं करते हैं कि एक मिड सेगमेंट के टाइम मार्केट के टाइम पे आईपीओज आते हैं। बिकॉज तेजी के टाइम पे उसको पता है कि मैं कोई भी वैल्यूएशन पिच करूंगा लोग ले लेंगे, और मंदी के टाइम पे या टफ टाइम में एक अच्छा वैल्यूएशन पे ही ट्रैक्शन आता है। तो आईपीओ आना ऑफ कोर्स कम हो जाएगा, और साथ में एनएससी स्पेसिफिकली एसएमई और बड़े बोर्ड का आईपीओ लिस्टिंग करना भी बहुत टफ हो गया है। बहुत रिस्ट्रिक्शंस हो गए हैं, बहुत कॉम्प्लायंस हो गए हैं। तो पीपल विल जस्ट शाय आउट के कि अभी करें या बाद में करें। बिल्कुल सर। प्रदीप, आपकी रडार पर आज कौन से स्टॉक्स होंगे? देखिए मुझे लगता है कि एसआरएफ में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि एसआरएफ एक ऐसा काउंटर है जो कि बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट 9 टाइम रिट्रेसमेंट हुआ था रेसिस्टेंस पे, उसके बाद जाके अभी एसआरएफ में ब्रेकआउट आया है। और रिसेंटली एसआरएफ का अगर आप 100-200 मूविंग एवरेज देखेंगे, सबके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। हम टेक्निकल्स में जितने पैरामीटर्स में चेक करते हैं, ऑलमोस्ट 80% पैरामीटर्स ऑल्सो पॉजिटिव। और लास्ट टाइम बस एक हफ्ता पहले ही ऑलमोस्ट 2600 से 2700 का जो एक जोन था, वैल्यू जोन, वहाँ से हमारा बाइंग रिकमेंडेशन स्टार्ट हुआ है। तो मुझे लगता है अभी जो 3000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, आज 1% के डाउनफॉल भी आया है, 30% नीचे है, अभी ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कभी भी अगर आपको ऐसे फ्रेश एक बार 100 पॉइंट नीचे मिलता है मार्केट करेक्शंस में, इस बार आपको एसआरएफ लेके जाना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल भी अच्छा है, टेक्निकल भी अभी बॉटम बना के अभी ऊपर आ रहा है। फंडामेंटल पे भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट 89,000 करोड़ के आसपास कंपनी है। नीट प्रॉफिट पैट पोस्ट किया है ऑलमोस्ट 1150 करोड़ के आसपास। सो जो कि मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। और प्रोमोटर के पास भी ऑलमोस्ट 50% स्टेक ही है। और लास्ट टाइम डिविडेंड भी 17.4% के साथ दिया था, जो कि बहुत ही हेल्दी माना जाता है। सो मुझे लगता है कि एसआरएफ यहाँ से लॉन्ग करना चाहिए। अगर आप यहाँ से 100 पॉइंट नीचे बाई करते हो, उस केस में मेरा जो स्टॉप लॉस होगा 2650, एंड मेरा पहला टारगेट रहेगा 3215, एंड सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 3550 तक जाने का हाई पोटेंशियल है, लेकिन मेरा व्यू पॉइंट रहेगा 6 से 8 महीना। सो इट्स अ पोजिशनल बाय, नॉट ए इंट्राडे स्टॉक। आज जो स्टॉक्स ने 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ है उनको एक बार देख लेते हैं। मज़गांव डॉक आज भी 7% ऊपर कामकाज करते हुए। सोलार इंडस्ट्रीज 13,435 का स्तर है, 2.25% का इजाफा है, अपने 52 वीक हाई पे खड़ा है। कोरामंडल, जिसके बारे में हम रेगुलरली बात करते हैं, आज यहाँ पे एक बार फिर 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर, रिकॉर्ड स्तर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या फुर्ती से भागा है ये, 4000 के लेवल हम रिसेंटली देख रहे थे और 6,675 का स्तर यहाँ पे है। आज भी 2% का इजाफा, ऑल टाइम हाई पे अब इस समय कामकाज करते हुए। आईसीआईसीआई बैंक 1424 ऑल टाइम हाई आज के बाजार में उसने छुआ है। रोहन सर, ये आपसे पूछूंगी, इन 5 स्टॉक में से कुछ पसंद है आपको? हाँ, ऑफ कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। मस्काउ डॉक हमको बहुत पहले से पसंद है।
एक अच्छे कंसोलिडेशन पॉइंट से चला गया था, वैल्यू बहुत अच्छी है, बिजनेस भी स्ट्रक्चर्ड है, पैट भी बहुत बढ़िया लेवल पे कर रहे हैं। सो मज़गाव इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बीएसई मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बहुत एक्सपेंसिव है, जस्ट बिकॉज कि उसको क्लैरिफिकेशन मिल गया है जी। और मार्केट शेयर बढ़ रहा है ऑन द डेरिवेटिव साइड। और करेक्ट। बीएसई मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको वो होल्ड कर सकते हैं, बाकी बाय में अभी रेटिंग नहीं दे सकता हूँ। बस दिस आई थिंक मज़गाव इज वेरी इंटरेस्टिंग। रोहन सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जेंटलमैन। प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। बाजारों में हल्की सी गिरावट अभी भी बनी हुई है। अगर हम इस समय निफ्टी को देखें तो 4 अंक नीचे, थोड़ी बहुत रिकवरी है। सेंसेक्स 40 अंक ऊपर हरे निशान में कामकाज करते हुए, बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं रिकवर करते हुए, लेकिन 100 पॉइंट की गिरावट अभी भी बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स 17.53 पे कामकाज करते हुए। आज के टॉप परफॉर्मर्स डिफेंस स्टॉक्स अगेन, पिछले 3 दिनों से लगातार हमें डिफेंस पे काफ़ी अच्छा एक मजबूती देख रहे हैं। मज़गांव डॉक 6.5% यानी कि 7% ऊपर कामकाज करते हुए। HEL में 4.5% का इजाफा है। BEL 4.5% ऊपर है। और आज का जो स्टार परफॉर्मर है, जो इंडेक्स को होल्ड करे हुए हैं, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। 2 दिन से लगातार एक अच्छी मजबूती और 1400 के आसपास का स्तर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो प्रोग्राम को यहीं समाप्त करते हैं। 1 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, जहां आपके सवालों के जवाब लेके हम हाजिर होंगे। अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, जो भी सवाल आपका शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। आपके स्क्रीन पे QR कोड है, जिसे स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बट प्लीज़ डू जॉइन अस एट 1 PM विद योर क्वेश्चंस। और आज के हमारे मेहमान जो है वो अंशुल जैन हैं, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। सो थैंक यू वंस अगेन एंड कीप वॉचिंग जागरण बिजनेस।